हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल मेमोरी की। वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल मेमोरी नहीं है, बट इसका मेन एडवांटेज ये है कि अगर हमारी प्रोसेस साइज बड़ी है मेन मेमोरी से, देन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेगा हमारी उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और यूज़र को ऐसा इल्यूज़न होता है कि मेन मेमोरी इतनी बड़ी है कि वो उस पूरी प्रोसेस को ईजीली लोड कर सकता है। और जब यूज़र प्रोग्राम लिख रहा है तब मेन मेमोरी की साइज़ क्या होगी, इसके लिए भी यूज़र को वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यूज़र ऐसा सोचता है कि अगर हमारी हार्ड डिस्क 1 TB की है तो मैं 1 TB का प्रोग्राम भी लिख सकता हूँ, बट ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। बट यूज़र ये ज़रूर सोचता है कि उसके पास बहुत सी मेन मेमोरी है और ये इल्यूज़न ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करवाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। जब हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में होती है। तो ये हमने प्रोसेस क्रिएट कर दी है और वो कहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास, सेकेंडरी मेमोरी में। वो वर्चुअल एड्रेस स्पेस, सो वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज लिमिटेड बाय सेकेंडरी मेमोरी स्पेस बिकॉज सेकेंडरी मेमोरी जनरली चीपर होती है। अब हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर दो प्रोसेसेस हैं, P1 और P2। अब अगर वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट नहीं होता तो क्या करते हम इस कंप्लीट प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड कर देते और रन करवा देते। बट वर्चुअल मेमोरी के आने के बाद हम कंप्लीट प्रोसेस को मेन मेमोरी में नहीं लोड करवाते हैं। हम यहाँ पर प्रोसेस के एक पार्ट को लोड करते हैं और रन करवाते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज मेन मेमोरी की साइज प्रोसेस की साइज से छोटी है। और सेकंड बात ये है कि हमें एक ही प्रोसेस से पूरी मेन मेमोरी को फिल नहीं कर देना है, हमें मेन मेमोरी में स्पेस रखनी है ताकि और भी प्रोसेसेस को स्पेस मिल पाए। और ऐसा करने से डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी इंक्रीज होगी और CPU यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होगा। तो वर्चुअल मेमोरी के इंट्रोड्यूस होने का मेन रीज़न ये है कि हम मेन मेमोरी से बड़ी साइज़ की प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करवा पाए। बट जैसे जैसे इसका यूज़ होने लगा, इसका मेन एडवांटेज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। और आज के टाइम पे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसेस हैं वो सब वर्चुअल मेमोरी का ही यूज़ करते हैं, कोई भी मेन मेमोरी पे पूरा बर्डन नहीं डालता है। सो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको कंटिन्यू करते हैं कि ये कैसे काम करता होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो प्रोसेसेस है, P1 और P2। ये आपको दिख रही है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, ये P1 P2। और इन दोनों को हम पूरी तरह से मेन मेमोरी में लोड नहीं करेंगे बिकॉज मेन मेमोरी सफिशिएंट नहीं है। और प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो 8 पेजेस और मेन मेमोरी में फ्रेम्स, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतनी फ्रेम्स होंगी। ठीक है, तो 8 पेजेस में और मेन मेमोरी में प्रोसेस को पेजेस में और मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर हमारे पास सपोज प्रोसेस जो है वो 0 to 7 मतलब 8 पेजेस में है और मेन मेमोरी जो है वो 16 पेजेस में 16 फ्रेम्स में डिवाइड है। पेज की साइज और फ्रेम की साइज तो इक्वल होगी एज इट इज़। और मेन मेमोरी में स्टार्टिंग 3 फ्रेम्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दी गई है ताकि वो भी उसको जो स्पेस चाहिए वो उसको वहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, बिकॉज वो हमें लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया गया और मेन मेमोरी में लोडर भी रहेगा बिकॉज वो हमें लोडिंग में हेल्प करता है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो कुछ लोड नहीं होगा मेन मेमोरी में। ओके, अब यूज़र एरिया में प्रोसेस को लोड कर लेंगे। अब देखेंगे कि फ्रेम नंबर 3 इज लोडेड विथ प्रोसेस नंबर 1, पेज नंबर 1 ऑफ प्रोसेस नंबर 1। फ्रेम नंबर 4 is loaded with page number 2 of process 1. फ्रेम नंबर 5 is loaded with पेज नंबर 3 of process 2। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया है हमने कि सिर्फ प्रोसेस पार्ट में ही प्रेजेंट नहीं है बल्कि ये पार्ट्स भी नॉन कंटीजियस वे में प्रेजेंट है। तो प्रोसेस के टुकड़े तो यहाँ पे है ही सही, साथ में वो कैसे हैं, नॉन कंटीजियस भी है। सो यहाँ पर प्रोसेस कोई कंटिन्यूटी नहीं रखती है, प्रोसेस का अरेंजमेंट जो है वो कोई कंटिन्यूटी नहीं रखता है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस P1 4 प्लेसेस पे प्रेजेंट है मेन मेमोरी में।
कहाँ कहाँ देख लेते हैं, ये रही, ये रही, ये रही और ये रही, 4 प्लेसेस पे प्रेजेंट है मेन मेमोरी में, वो भी पेज नंबर 1 2 3 4 के साथ। ठीक है, आप देखते जाइए 1 2 3 4 के साथ। और प्रोसेस 2 के पेज नंबर 1 3 6 7 प्रेजेंट है मेन मेमोरी में। सो हर प्रोसेस को अपनी पेज टेबल लगेगी। तो यहाँ पे 2 पेज टेबल भी हमने सेव कर दिए, P1 और P2। P1 भी प्रेजेंट है और P2 भी प्रेजेंट है मेन मेमोरी में। अब प्रोसेस 1 की पेज टेबल को देखते हैं। प्रोसेस 1 की पेज टेबल को देखते हैं। 8 पेजेस हैं प्रोसेस 1 में, सो पेज टेबल में भी 8 एंट्रीज होंगी। तो ठीक है, पेज टेबल में भी कितनी एंट्रीज है, 8 एंट्रीज है। ये यह शो करती है कि कौन से पेज कौन सी फ्रेम में प्रेजेंट है। सो पेज नंबर 1 प्रेजेंट इन फ्रेम नंबर 3 ऑफ प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 तो प्रोसेस 1 की पेज टेबल है तो वही होगा बट ऑफिस। सेम एज इट इज पेज नंबर 2 इज प्रेजेंट इन फ्रेम नंबर 4 एंड सो ऑन। ऐसा हमने पूरी यहाँ पे फिलिंग परफॉर्म करती है। नाउ अब हम पेज को सर्च करेंगे तो हमें पहले ये कंफर्म करना होगा कि वो पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी में है या नहीं। सो हमें ये पता करने के लिए एक बिट हमने रखी है जो कि पेज टेबल में, जो कि इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए है। और इस बिट को हम बोलते हैं प्रेजेंट और एब्सेंट बिट। यहाँ पे एक और बिट है, जैसे वैलिड और इनवैलिड बिट है वैसे ही प्रेजेंट और एब्सेंट बिट भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये मिस हो गया है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट और एब्सेंट बिट अवेलेबल होगी, ठीक है, हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं P एंड A। ठीक, उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 0 और 1 के बाइनरी के फॉर्म में। तो जो अगर 1 है वैल्यू, मतलब कि वो बिट प्रेजेंट है मेन मेमोरी में, वो पर्टिकुलर पेज जो है वो प्रेजेंट है मेन मेमोरी में। कहाँ पे, ये फ्रेम नंबर से पता चल जाएगा। और अगर 0 है मतलब पेज नंबर 0 प्रोसेस 1 का मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। और देखिए फ्रेम के यहाँ पे भी क्या कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे पास वैलिड और इनवैलिड बिट भी है। तो वो वैलिड और इनवैलिड बिट ये बताती है कि आपके डेटा को वैलिडेट करती है ना, कि कितना ये जो फ्रेम है ये वैलिड है या नहीं, ये करप्टेड तो नहीं है। ये सब हमको वैलिड और इनवैलिड बिट जो है वो बताएगी। अब अगर हम जिस पेज को सर्च कर रहे हैं मेन मेमोरी में, अगर वो प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेसिंग करवा देगा। बट अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, तो इस पेज फॉल्ट के लिए के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा और लोड करेगा उस पर्टिकुलर पेज को मेन मेमोरी में और प्रोसेसिंग रीस्टार्ट करेगा। अब पेज टेबल में एक और बिट है जिसका नाम है डी बिट, जिसको हम बोलते हैं क्या, डर्टी बिट। और कभी कभी इसको डर्टी बिट इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी हमने जो पेज टेबल में मेन मेमोरी में जाके जो पेज पढ़ा है उस पेज के डेटा में अपडेशन हो गया है ना। इस बिट से हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी में लोड होने के बाद मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अब अगर डी बिट की वैल्यू 1 हुई तो पर्टिकुलर पेज मॉडिफाई हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और ये मॉडिफिकेशन सेकेंडरी मेमोरी तक जाएगा और उसे जो मेन मेमोरी से जब डेटा सेकेंडरी मेमोरी में अपडेट करवाते हैं तो उसको बोलते हैं राइट बैक। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेम नंबर, फिर है प्रेजेंट एब्सेंट जो ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर पेज, ये क्या लिखे हुए हैं, पेज नंबर, ये पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी के में अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो कहाँ पे है, तो ये फ्रेम नंबर बता देगा। ठीक, और फिर हमने वैलिड और इनवैलिड, तो हमने हमारी फ्रेम्स का वैलिडिटी चेक करी कि वो वैलिडेट है या नहीं है। तो 1 वैलिड बता रहा है और 0 इनवैलिड बता रहा है। ठीक, वो पर्टिकुलर पेज जिस फ्रेम में रखा हुआ है वो वैलिड पेज है, फ्रेम है या नहीं है। और डर्टी बिट ने बता दिया कि जब मेन मेमोरी में प्रोसेस का कोई पेज आया था तो क्या मेन मेमोरी में आने के बाद वो अपडेट हुआ है। अगर अपडेट हुआ है तो फिर हमको सेकेंडरी मेमोरी में भी उसके डेटा को अपडेट करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं राइट बैक। ठीक है, इसके आगे बाकी की बिट्स और बाकी का जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।